वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम नाउन एंड नंबर्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमने डिस्कस कर लिया है। उनका वीडियो जो है चैनल्स पर अवेलेबल है। पार्ट 4 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरह से, जैसे कि ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन होता है। हालांकि वो वीडियो जो है बीच में ही स्टॉप हो गया था, इसलिए जो हम 10th नंबर रूल से फिर से एक बार स्टार्ट कर दे रहे हैं। 10th नंबर, हालांकि ये जो लेक्चर है इसमें मेनली रूप से हम प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थ्योरी अब बहुत कम ही बचा हुआ, 3-4 रूल बचा हुआ है। वो 3-4 रूल डिस्कस करने के बाद हम इससे रिलेटेड जो कॉमन एरर का प्रॉब्लम आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में, एसएससी सीजीएल में जो आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर जो रूल था उसमें है क्या, ईच ऑफ द। ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। प्लूरल नाउन यूज होता है। ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन यूज होता है। उसी तरह आइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन यूज होता है। फिर नाइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो भी प्लूरल नाउन यूज होता है। नन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो भी प्लूरल नाउन यूज होता है। एनी ऑफ द के बाद जब नाउन यूज होता है वो भी प्लूरल नाउन यूज होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कब प्लूरल नाउन यूज होता है, और यहीं से जो है बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं या सीजीएल में जो कॉमन एरर के प्रॉब्लम बनते हैं वो क्या करता है कि ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज करता है वो सिंगुलर नाउन यूज कर देता है। आपको वहाँ पर एरर फाइंड आउट करना है कि ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल नाउन यूज होगा। तो इस तरह से अगर आप लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे अच्छे से तो आप लोगों को कम गलती होगा एग्जामिनेशन में। तो ईच ऑफ द के बाद जो नाउन होगा प्लूरल होगा। उसी तरह है आइदर ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल नाउन यूज होगा। प्लूरल नाउन। फिर है नाइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा ये भी नाउन आपका प्लूरल नाउन में होगा। ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। जनरली यहीं से क्वेश्चन बनता है आपका, तो इस सबको याद रखिए। ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल नाउन यूज होगा। आइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा प्लूरल नाउन यूज होगा। नाइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा वो भी प्लूरल नाउन यूज होगा। नेक्स्ट रूल चलते हैं, इस पे जो है अभी प्रॉब्लम भी करेंगे। 11th नंबर रूल है कि नन ऑफ द, इसके बाद जो नाउन यूज होगा, नन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा ये आपका प्लूरल नाउन होगा। प्लूरल नाउन यूज करना है। आप लोग जानते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम आप लोगों को सिखाए भी थे। तो नन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा ये प्लूरल नाउन यूज होगा। उसी तरह 13th नंबर रूल है, 12th नंबर, 10th 11th 12th नंबर रूल है, एनी ऑफ के बाद जो द है उसके बाद जो नाउन यूज होगा, एनी ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा ये भी नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। प्लूरल नाउन यूज होगा। तो इस तरह से आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। जो मोस्ट ऑफ, देखिए इसमें है क्या, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, इन सब के बाद जो नाउन यूज होगा वो प्लूरल नाउन यूज होगा। सिंपली एकदम एक रूल बना लीजिए, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, इसके बाद जो नाउन होगा प्लूरल नाउन यूज होगा। डायरेक्टली इसको आप लोग याद रख सकते हैं। लास्ट रूल जो है इसका डिस्कस करेंगे, नाउन एंड नंबर्स का। इस रूल को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 13th नंबर रूल क्या कहता है, 13 कहता है कि जैसे मोस्ट ऑफ द, इसके बाद जो नाउन है, अगर मोस्ट ऑफ द के बाद अगर नाउन यूज होता है और अगर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन है जिसको कि गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल मतलब क्या हुआ कि गिन सकते हैं उसको, अनकाउंटेबल मतलब हुआ कि जिसको गिन नहीं सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द के बाद जो नाउन यूज हुआ, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर जो है जो नाउन यूज होगा ये सिंगुलर नाउन यूज होगा।
सिंगुलर यूज होगा। अगर ये नाउन मोस्ट ऑफ द के बाद नाउन यूज हुआ है और इस नाउन को आप लोग गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है, तो ये नाउन जो है प्लूरल में यूज होगा, यानी कि ये प्लूरल नाउन यहाँ पर यूज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द के बाद दो कंडीशन आता है। मोस्ट ऑफ द में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द के बाद जब नाउन यूज होता है, अगर ये नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब उसको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नाउन जो होगा, ये नाउन जो यूज करेंगे ये सिंगुलर नाउन होगा। और अगर मोस्ट ऑफ द के बाद नाउन यूज हुआ है और इस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो ये काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। नेक्स्ट है कि इसी में ऑल ऑफ द के बाद भी सेम उसी तरह केसेस करना है। अगर नाउन है, नाउन की ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब कि इसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अगर नाउन है, इसके बाद ऑल ऑफ द के बाद अगर नाउन है और नाउन को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, गिनतीवाचक संज्ञा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ जाते हैं तो यहीं पर जो है नाउन एंड नंबर्स का थ्योरी जो है, जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो थ्योरी है, उसको यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम को देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक नहीं प्रॉब्लम करेंगे तब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा। इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द के बाद अगर नाउन यूज हुआ है और ये नाउन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। अगर मोस्ट ऑफ द के बाद नाउन यूज हुआ है, अगर ये नाउन जो है काउंटेबल नाउन है, गिनतीवाचक संज्ञा है, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। ये नाउन जो है प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। अगर ऑल ऑफ द के बाद भी सेम केस है, मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द, ये दो को आपको अच्छे से याद रखना है, दोनों में सेम रूल फॉलो होता है। और बाकी जैसे ईच ऑफ द है, आइदर ऑफ द है, नन ऑफ द है, एनी ऑफ द है, इन सब के साथ तो हमेशा प्लूरल नाउन ही यूज होगा, उसमें कोई भी डॉट नहीं है। ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनी ऑफ द, ये सब जो है एक रूल फॉलो कर रहा है कि उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द के साथ जो है एक विशेष रूल है। क्या रूल है कि मोस्ट ऑफ द के बाद जो नाउन है वो नाउन को देखना पड़ेगा कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वो सिंगुलर होगा, अगर काउंटेबल नाउन है, गिनतीवाचक संज्ञा है, तो वो प्लूरल होगा। दोनों के साथ, मोस्ट ऑफ द और ऑल ऑफ द के बाद। तो केवल ये दोनों केसेस में आप लोग नाउन को पहचानने का कोशिश कीजिएगा। जैसे अनकाउंटेबल नाउन क्या हुआ, वाटर, वाटर को आप लोग गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो वो जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। लेकिन अगर जैसे पेन रहता, मोस्ट ऑफ द के बाद पेन रहता, या बॉय रहता, या गर्ल रहता, तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको गिन सकते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। उसी तरह ऑल ऑफ द के बाद जो नाउन यूज हुआ, अगर मान लीजिए अनकाउंटेबल नाउन यूज हो गया, अनकाउंटेबल नाउन यूज हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन होगा तो वह प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो इस तरह से आप लोगों को इसको बार बार देखना है, रिवाइज करना है। 2 से 3 बार अगर इस लेक्चर को देखते हैं तो आराम से आप लोग समझ जाइएगा। तो नेक्स्ट जो है इसका थ्योरी यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नाउन एंड नंबर से रिलेटेड अब कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी को समझने का कोशिश, थ्योरी जो क्लियर अगर है तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। आपको जो बैंकिंग में जो या एसएससी सीजीएल में जो क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आता है। कॉमन एरर का प्रॉब्लम्स इस तरह का रहता है। तो इसमें देखिए इस तरह से रहेगा, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें इस तरह से इस पार्ट के लिए, अगर इस पार्ट में आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, तो इसके लिए ए पार्ट जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए पार्ट है। फिर बी पार्ट है, बी पार्ट जब तक जहाँ पर ये स्लैश मार्क्स है वहाँ तक आपका बी पार्ट है। फिर देखिए ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट होता है, और ये ई पार्ट है। ई पार्ट जो है नो एरर का पार्ट है, मतलब कि अगर इसमें इस सेंटेंस में कोई भी अगर गलती नहीं है तो आपका आंसर जो है ई हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी पार्ट में गलती है तो वो पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए कि किस पार्ट में गलती है, ए पार्ट में है गलती, या बी पार्ट में, या सी में है, या डी में है, ई है। अगर जो पार्ट में गलती होगा आपको 5 ऑप्शन दिया रहेगा,
उस 5 ऑप्शन में आपको उस पार्ट में को सही करना है, कि टिक मार्क करना है कि इस पार्ट में एरर है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दिया रहता है और उसका करेक्ट यूजेज क्या होगा, तो उसमें भी आपको इस तरह से 5 ऑप्शन दिया रहता है, सेंटेंस ऊपर में लिखा हुआ है, उस सेंटेंस को आपको सही करके इस 5 में अंडरलाइन किया रहता है वो पार्ट में कि इस पार्ट में एरर है, आप सही करके बताइए कि वहाँ पर क्या होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको बैंकिंग में रिलेटेड में जब SBI PO का या फिर IBPS PO क्लर्क SSC CGL में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्ट माना जाता है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम में आप जब स्कोर करते हैं 5 क्वेश्चन अगर बना के आते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, नाउन एंड नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapse no error। तो देखिए इस सेंटेंस का अगर अगर मीनिंग समझा जाए, मतलब सिंपल मीनिंग में अगर समझा जाए तो एक केवल आइडिया लगना चाहिए कि सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है, ताकि आपको जो है करने में क्वेश्चन को सुविधा हो। जैसे कह रहा है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, मतलब वाज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर ए व्यू ऑफ मेकिंग हर अवेयर ऑफ रिपीटेड लैप्स, मतलब रिपीटेड लैप्स के कारण से उसका ये फर्मेस्ट बिलीफ है कि उसका फ्रेंड जो है उस पर इसीलिए शॉर्टेड होता है ताकि उसका रिपीटेड लैप्स ना हो, मतलब रिपीटेड लैप्स के कारण से शॉर्ट कर रहा है, ठीक है, तो बार बार लॉसेस के कारण से। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए उतना अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है, ये बताए हुए हैं कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिलीफ, ये बिलीफ जो है एक नाउन के फॉर्म में यूज हुआ है, तो वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन होता है। आपको क्या क्या बताएं, ईच ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल होता है, आइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन होता है, नाइदर ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन होता है, नन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल नाउन होता है, एनी ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है प्लूरल नाउन होता है, मोस्ट ऑफ द के बाद अगर नाउन यूज हुआ है, अगर वो नाउन काउंटेबल नाउन है तो वो भी प्लूरल होगा, ऑल ऑफ द के बाद जो नाउन यूज हुआ है अगर वो नाउन आपका काउंटेबल नाउन है तो वो भी प्लूरल होगा। तो इतना मतलब आपको याद रखना है, इस बाउंड्री को याद रखना है कि कहाँ कहाँ प्लूरल नाउन यूज होता है। वन ऑफ के बाद, वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है, यहाँ लिख देते हैं वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होगा ये नाउन जो है आपका प्लूरल नाउन यूज होता है, ठीक है, तो ये प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए बिलीफ है, तो बिलीफ जो है यहाँ पर क्या है आपका सिंगुलर नाउन के फॉर्म में हुआ है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे बिलीफ नहीं होगा, ये बिलीफ जो है आपका रॉन्ग है, यहाँ पे क्या होना चाहिए बिलीफ होना चाहिए, बिलीफ्स एस लगना चाहिए, ठीक है। बिलीफ्स अगर होता तो ये करेक्ट हो जाता सेंटेंस। तो आपका एरर जिस पार्ट में रहता, अगर यहाँ से यहाँ तक में अगर कोई एरर पता चला मुझे तो मेरा आंसर जो है ए हो जाएगा। अगर इस पार्ट में एरर पता चलता तो मेरा आंसर बी हो जाता। तो इस तरह से आपको जिस पार्ट में एरर पता चले उस पार्ट को आपको करेक्ट करना है, मतलब सही टिक मार्क करना है, मतलब। तो वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ्स होगा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है प्लूरल नाउन यूज होता है। इस तरह का हम एग्जाम्पल भी आपको दिए हुए थे, क्या दिए थे एग्जाम्पल में, वन ऑफ द बुक नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है वन ऑफ द बुक्स होता है, वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन यूज होता है, ये क्या होगा बुक्स होगा। उसी तरह वन ऑफ द वुमेन होता है, मेन एन नहीं होता है, यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म में होता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि वन ऑफ द वुमेन होता है तो ये वुमेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसमें सेकेंड प्रॉब्लम कहता है इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन ए बस एक्सीडेंट। तो कहता है कि इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, जब पहली बार कन्वर्सेशन हुआ तो उसने मुझे बताया, उस लड़की ने उसे क्या बताया कि उसने अपने पति को खो दिया, किसमें बस एक्सीडेंट में, मतलब एक बस एक्सीडेंट हुआ था उसमें अपने पति को लॉस्ट कर दिया, उसका लाइफ ख़त्म हो गया था।
तो ये एक मतलब रफ एक आइडिया हम कह रहे हैं कि उतना नहीं कह रहे हैं कि एकदम एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वही आप बताइए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। आपको बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। जो बच्चे नहीं भी जानते इंग्लिश उनको हल्का फल्का तो आइडिया लग ही जाता है कि क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या होगा, आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन सी इन्फॉर्म वन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो वन ऑफ के बाद जो है यहाँ पर क्या होगा कि सेम एकदम उसी तरह का रूल है यहाँ पर भी जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। वन ऑफ के बाद क्या होता है कि यहाँ पर फर्स्ट कन्वर्सेशन दिया हुआ है। अगर कन्वर्सेशन है तो इसका जब प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कन्वर्सेशन में एस लगा देंगे। एस लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत रूल डिस्कस किए हैं कि वन ऑफ द के बाद जो नाउन यूज होता है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एस केवल यूज करना है आपको, बस ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस पार्ट में आपका रॉन्ग था, तो ये नहीं होगा, कन्वर्सेशन नहीं होगा, कन्वर्सेशंस होगा। तो एस लगना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए दोनों जगह लगा हुआ है। इस तरह का जो नाउन होता है वो कंपाउंड नाउन होता है। गर्ल स्टूडेंट, बॉय फ्रेंड, तो इस तरह का जो गर्ल फ्रेंड, इस तरह का जो वर्ड है ये कंपाउंड नाउन है। और आपको बताए थे जो कंपाउंड नाउन होता है उसमें रूट वर्ड को हम लोग एस या एस लगाते हैं। तो रूट वर्ड में हम लोग ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। लेकिन उसके साथ एक्सेप्शन भी था। एक्सेप्शन ये था कि अगर मेन और वुमेन से रिलेटेड अगर कोई कंपाउंड नाउन है तो उसमें क्या होता है कि दोनों में चेंजेस हो जाता है। मतलब रूट वर्ड में तो होता ही है उसके साथ, और उसके साथ सब्सिडरी जो वर्ड आता है उसके साथ भी हम लोग चेंज कर लेते हैं जब मेन या वुमेन से रिलेटेड आएगा। जैसे कि मेन कंडक्टर रहता तो मेन का मीन हो जाता और कंडक्टर का कंडक्टर्स हो जाता। उसी तरह मेन सर्वेंट रहता तो मेन सर्वेंट हो जाता, MEN मेन सर्वेंट्स हो जाता, दोनों में चेंज। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जैसे बॉय फ्रेंड है तो बॉय फ्रेंड में क्या होगा कि जो रूट वर्ड है आपका फ्रेंड, तो फ्रेंड जो है फ्रेंड्स हो जाएगा। उसी तरह जो गर्ल स्टूडेंट है तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्टूडेंट में एस लगा रहेगा, लेकिन इसमें जो है इससे एस को हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे ये पार्ट में एरर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, गर्ल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए केवल। तो ऑल द गर्ल स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सीट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। मतलब सभी स्टूडेंट जो गर्ल्स स्टूडेंट है उसको एडवाइस किया गया, सलाह दिया गया कि गर्ल्स के कॉमन रूम में जाकर बैठें। इस तरह का एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या होगा, गर्ल होगा, केवल गर्ल स्टूडेंट्स। इस तरह का और भी दिए हुए थे एग्जाम्पल, जैसे कि बॉयफ्रेंड है तो इसमें क्या होता है, इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो हम लोग कंपाउंड नाउन है तो बॉय फ्रेंड्स हो जाता है। उसी तरह अगर जहाँ फीमेल डॉक्टर है तो क्या हो जाएगा, फीमेल डॉक्टर्स हो जाएगा। तो इस तरह का आपको इसके साथ हालांकि थ्योरी में डिस्कस किए हुए हैं तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। मतलब जितने भी ज़्यादातर जो वुमेन टीचर है वो क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल को परसुएट कर रहे हैं, मतलब उसको कह रहे हैं कि उसके डिमांड को माना जाए, कंसिडर किया जाए उसके डिमांड को, परसुएडिंग कर रहे हैं। तो किसी को परसुएट करना मतलब क्या हुआ कि मतलब उसे मतलब उस डायरेक्शन में उसको सजेस्ट करना कि ये चीज़ माना जाए। तो क्या होगा, द मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन टीचर। देखिए यहाँ पर जो अभी एक्सेप्शन की बात कर रहे थे, इसमें क्या होता है कि जो मेन और वुमेन से रिलेटेड होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि दोनों में चेंजेस करते हैं, वुमेन में भी और टीचर में भी, दोनों में प्लूरल फॉर्म में उसको कर देते हैं। यहाँ वुमेन लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, MEN होना चाहिए। दोनों में चेंजेस हो जाएगा। मेन या वुमेन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड वर्ड है दोनों में चेंजेस आता है। जैसे कि अगर लिखा रहता मेन कंडक्टर, अगर मेन कंडक्टर लिखा रहता तो इसका क्या हो जाता है, MEN, कंडक्टर का
DUCTORS। तो ये इसमें भी चेंजेज आया, इसमें भी चेंजेज आया। तो मेन वुमेन से रिलेटेड जो वर्ड होते हैं उसमें दोनों में चेंजेज आता है। उसी तरह अगर लिखा रहेगा वुमेन इंजीनियर, अगर वुमेन इंजीनियर लिखा रहता, वुमेन इंजीनियर, तो ये क्या हो जाता है, वुमेन इंजीनियर्स, यानी दोनों में चेंजेज आया। देखिए इसमें भी चेंजेज किए, मेन से मेन बनाए, इसका प्लुरल फॉर्म किए, वुमेन का वुमेन और इंजीनियर का इंजीनियर्स, दोनों में चेंजेज किए। उसी तरह यहाँ पर जो है द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, तो यहाँ पर AN था, इसको भी प्लुरल फॉर्म में चेंज करेंगे, वुमेन टीचर्स करेंगे। बस ये आपको याद रखना है कि मेन और वुमेन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड नाउन आएगा दोनों में चेंजेज करेंगे। लेकिन अगर इसको छोड़कर जो बाकी जितने हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए बॉयफ्रेंड था या फीमेल डॉक्टर था, इस मतलब मेन वुमेन से हटके है, इससे रिलेटेड वर्ड जो है नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि केवल जो रूट वर्ड है उस पर फोकस करते हैं। जैसे इसमें फ्रेंड रूट वर्ड था तो उसको फ्रेंड्स कर दिए, डॉक्टर जो रूट वर्ड था यहाँ पर डॉक्टर्स कर दिए। तो इस तरह का रूल हम आपको बताए हुए हैं, इसलिए हम इस तरह का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके इस पार्ट में एरर था, अगर ये A पार्ट है तो आपका A में एरर है और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी 5 times a day। मतलब कहता है कि जो फुल कप जो टी का है वो 5 बार अगर दिन में आप लेते हैं तो ये क्या है कि हार्मफुल है, नुकसानदायक है, यह फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदायक है। तो इसमें क्या है, इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कप्स फुल के साथ क्या होगा कि ये कप्स फुल है, इसमें कप्स फुल के जगह क्या होगा कि कप फुल्स होगा। इसमें इस तरह का होता है वर्ड, कप फुल्स होता है, कप्स फुल नहीं होता है, कप फुल्स होता है। तो ये जो है इसमें अंतर है। फुल को, फुल में जो है जो FUL है, इसमें S या ES लगाकर जो है हम लोग इसका प्लूरल बनाते हैं। कप फुल है तो कप फुल्स हो जाएगा, ना कि कप्स फुल हो जाएगा। जैसे कि अगर रहता हैंड फुल तो हम लोग हैंड्स फुल नहीं करेंगे, हैंड फुल्स करेंगे। उसी तरह अगर रहता स्पून फुल तो स्पून फुल्स करेंगे। तो ये 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका ताकि आपको समझ में आवे। जैसे कप फुल है तो ये क्या हो जाएगा, कप फुल्स होगा, ना कि कप्स फुल। अगर कोई कप्स फुल लिखता है तो वो गलत है, ये सही है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे हैंड फुल है, हैंड फुल, तो ये क्या हो जाएगा, हैंड फुल्स। अगर कोई, ये सही है, अगर कोई हैंड्स फुल लिखता है तो वो गलत है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है बैंक मैनेजर के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछा जाता है, SSC में भी पूछा जाता है। तो ये ग्लास फुल अगर है तो ये क्या होगा, ग्लास फुल्स होगा। तो क्या हुआ कि फुल जो है इसमें FUL जो है इसमें S या ES लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर कप्स फुल नहीं होके क्या होगा, कप फुल्स होगा। तो ये एकदम काफ़ी टेक्निकल है, इस तरह का जो है आपसे पूछा जाए, ये जो है ये इस पार्ट में एरर है, तो ये आपका गलत है, यहाँ पर आप लोग इसको लिखिएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे आपको करेक्ट करने के लिए नहीं, सीधा पूछ लिया जाता है किस पार्ट में एरर है। तो अगर ये A है, B है और ये C है, ये D है तो E है, तो आप सीधा जो है समझ जाइएगा कि यहाँ एरर है तो B मार के आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्टोरेट्स है, डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियन वेरी मच, नो एरर। तो इसमें अगर देखा जाए तो आपको ये लिखाए हुए थे जो इलेक्टोरेट्स है, जिसको कि वोटर भी बोलते हैं। तो जो इलेक्टोरेट है ये हमेशा जो है प्लूरल नंबर के रूप में यूज होता है, प्लूरल नाउन के रूप में, मतलब ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज होता है। इसका अर्थ आप लोग को पता है कि इलेक्टोरेट्स का अर्थ होता है वोटर, मतलब जो वोटर होता है, जो वोट डालने जाता है तो वो वोटर्स होता है। तो इसमें क्या होगा कि ये इलेक्टोरेट्स जो लिखे हैं इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, इसको इलेक्टोरेट्स लिखेंगे इसे। देखिए ये नहीं होके इसके जगह पर क्या होगा, इसके जगह पर ये होगा ELECTORATE और यहाँ पर इलेक्टोरेट्स, ये जो है इसी तरह का रहेगा और यहाँ पर हम लोग अपस्ट्रॉफी S लगाएंगे इस तरह से। तो ये प्लूरल नहीं इसको बनाइएगा, ये ऑलरेडी जो है खुद ही प्लूरल वर्ड है। इलेक्टोरेट जो है
ये खुद ही प्लूरल बना हुआ है। तो इसमें एस या एस लगा के हम लोग क्या प्लूरल बनाएंगे, इसमें एस या एस लगा के कोई ज़रूरत नहीं है प्लूरल बनाने का, ऑलरेडी पहले से ही यह प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नंबर में है ये, तो ये प्लूरल फॉर्म में ऑलरेडी है इलेक्टोरेट। ये आपको वर्ड का जब लिस्ट देखिएगा तो उसमें आपको हम ये बता चुके हैं कि ये इलेक्टोरेट जो है आपका प्लूरल नाउन है। तो इसमें एस लगा के देखिए, जब एस लगा के करते हैं तो अपॉस्ट्रोफी एस बाहर आ जाता है, इसलिए जो है ये जो है खुद जो है एक प्लूरल नाउन, तो इसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगाइएगा। तो इस पार्ट में इसका एरर था। नेक्स्ट चलते हैं 7th नंबर प्रॉब्लम। द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द इलिटरेसी रेट इन इंडिया हैज फॉलन डाउन बट नॉट टू द लेवल ऑफ द एक्सपेक्टेशन, नो एरर। कहता है कि जो प्रेजेंट डाटा अभी निकाला गया है उससे ये पता चला है कि जो वो शिक्षा का जो दर है तो वो इंडिया में कम हुआ है, लेकिन अभी भी उस लेवल पर नहीं आया है जिस लेवल तक कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम 90% लोग शिक्षित होना चाहिए, लेकिन अभी भी जैसे कि इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 64% लोग जो है शिक्षित हैं, बाकी सारे लोग इलिटरेट हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं कि अभी भी सही नहीं है, 100% होना चाहिए, ऐसे 90% 95% के लगभग कम से कम होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो इसमें हम लोगों को क्या है, एरर फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या है कि द प्रेजेंट डाटा जो है क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। अगर सिंगुलर भी रहेगा तो भी डाटा ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये डाटा जो है, अगर डाटा के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन दोनों फॉर्म में बस डाटा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, डाटा ही रहता है, चाहे सिंगुलर में आप यूज करें या प्लूरल में यूज करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे देखिए एस लगा के इसको प्लूरल बनाने का कोशिश किया गया, जो कि गलत है। आप इसमें एस या एस लगाने का ज़रूरत है ही नहीं, ये ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें क्या एस या एस लगाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है डाटा ही होगा, केवल द प्रेजेंट डाटा होगा, ना कि डाटाज होगा। अगर कोई डाटाज लिख दिया तो ये मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक है, मतलब आप इस तरह से यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसा वर्ड लिखा है जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन दोनों में एक ही जैसा रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। आप जो है रूल देखिएगा, अगर जहाँ लेक्चर शायद 1 में डिस्कस किए हैं या 1 या 2 में डिस्कस किए होंगे नाउन एंड नंबर्स का, उसमें हमने एक लिस्ट दिया हुआ है आपको कि आपको जो है उसमें उस वर्ड के साथ आप लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ना ही सिंगुलर बनाने के लिए ना ही प्लूरल बनाने के लिए, वो एज यूजुअल ही रहता है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है डाटा के साथ डाटाज नहीं लगाना पड़ेगा, ये डाटा ही सही रहेगा। तो इस पार्ट में एरर है, तो आपका आंसर जो है ए, अगर ये पार्ट है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। तो ये जो है करेक्ट करके भी हम आपको दे रहे हैं ताकि जो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं इसका, और जो है इस पर कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन तो थोड़ा कम है, कम से कम 20 क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 20-22 क्वेश्चन करेंगे। और उसके बाद जाकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है एक लेक्चर और इस पर बनाएंगे, वो केवल उस पर केवल प्रॉब्लम ही डिस्कस होगा, क्योंकि थ्योरी तो अब ख़त्म हो गया इसका। तो एक लेक्चर में हम लोग एक लेक्चर के बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नाउन, ये टाइम एंड टेंसेस जो है बताए हुए हैं लेक्चर पे, चैनल पर अवेलेबल है टाइम एंड टेंसेस। अगर आप कहेंगे तो उस लेक्चर को फिर से बना देंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है वीडियो में। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में उससे, तो हम एक बार फिर से जो है डिस्कस कर देंगे उस पर। आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको मतलब टाइम एंड टेंस का फिर से बनाना पड़ेगा या फिर वो वीडियो सफिशिएंट है टाइम एंड टेंस का। हालांकि इस पर एक और लेक्चर बना के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करेंगे। उसको बताने के बाद जाकर फिर हम अगर टेंस पढ़ाते हैं तो वो आपको काफ़ी समझ में आएगा। इस तरह से नहीं कह सकते कि अगर आप मैं वॉइस अगर स्टार्ट कर दूं, अगर टेंस बताया ही नहीं तो क्या बच्चे को वॉइस समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। उसको लगेगा कि टेंस मुझे आता ही नहीं, मैं वॉइस क्या समझूंगा। उसी तरह नरेशन भी स्टार्ट कर दूं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए टेंस जो है, उसी तरह टेंस समझने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो लोग चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।